चलो बेटा, कहाँ तक कल बता दिया गया था? पावर हो गया था। चलो ठीक है। पावर आपने डिफरेंट टाइप का कर लिया था, ठीक है। अपरेंट पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर हो गया था ना। नेक्स्ट लिखिएगा पावर फैक्टर बेटा। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। तो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, उसी को कहा जाता है cos फाई, जो आपको डिफाइन करते हैं कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ लैग और लीड। मतलब कोई भी एक फैक्टर दूसरे के रिस्पेक्ट में जितना लैग या लीड कर रहा है, ठीक है, उसी के कॉस यानी कोसाइन को हम लोग कहते हैं बेटा पावर फैक्टर, cos फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो cos फाई आपका होता है वो हमारा अलग अलग टाइप के सर्किट के लिए वैल्यू बेटा अलग अलग होगी, ठीक है। तो लिखेंगे इट मे बी डिफाइंड एज, it may be defined as cosine of angle of, it may be defined as cosine of the angle of lag or lead, it may be defined as the cosine of the angle of lag or lead, cosine of angle of lag or lead, lag or lead, lead, lag or lead, that is cos फाई, उसी को हम लोग cos lag or r lead, r lead, ठीक। lag या लीड जो आपका हो रहा है के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग कह लेते हैं क्या, पावर फैक्टर कह लेते हैं बेटा। तो नीचे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, इट इज आल्सो, ज्यादा जो निकालते हैं या तो आपको एंगल दिया होगा तो निकाल लेंगे, अदरवाइज हम लोग बेटा ठीक है r बाई जेड से निकालते हैं। लिखिए इट इज आल्सो डिफाइंड एज, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, इट इज आल्सो डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, impedance of the circuit, that is power factor cos phi equal to r by z बेटा, ठीक। तो अगर एंगल ऑफ लीड या लैग दिया गया है तो सीधे आप क्लास ले लीजिए, सो कोसाइन आपको मिल जाएगा। या फिर आप बेटा क्या, अगर आपको इम्पीडेंस दिया गया है और सॉरी रिजल्टेंट आपको जो सर्किट की क्या दी गई है, इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू नोन है, तो r बाई जेड के बेस पे आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हैं, ठीक। हो गया, चलो ये तो हो गया हमारा क्या होता है जो सर्किट में हमारे टर्म्स यूज होंगे, लीडिंग लैगिंग, ठीक। बाकी आपका पावर फैक्टर क्या होगा, पावर क्या होगा, करंट वोल्टेज में कौन कहाँ लीड करेगा, अब ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसमें। तो लिखिए टाइप्स ऑफ एसी सर्किट,
हेडिंग करो बेटा, टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। मोबाइल नीचे रख लीजिए साहब, मोबाइल नीचे करिए बंद करके। हाँ, पार्लियामेंट में थोड़ी हो कि मैंने कहीं बम गिरने वाला होगा तो भाग जाएंगे। हाँ, ठीक। टाइप्स ऑफ एसी सर्किट, टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। जो एसी सर्किट आपका होता है बेटा वो कितने टाइप्स के आपके होते हैं, टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स। ठीक, तो देखो कंडीशन क्या होता है, जो सर्किट हम लेते हैं बेटा, पहले तो प्योरली आपका रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव डिस्कस करेंगे, फिर उनको डिफरेंट हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन पे बनाते हैं। तो लिखिएगा पहला प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, या इसी को बोलते हैं बेटा सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस। ठीक, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इसी को आप नाम दे देते हैं आर सर्किट। मतलब ऐसी सर्किट केवल जिसमें ओमिक रेजिस्टेंस लगा हो बेटा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहेंगे, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कहेंगे, जिसमें केवल क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस आपका प्रेजेंट हो, उसी को प्योरली क्या बोलेंगे आप, रेजिस्टिव सर्किट कह लेते हैं, आर सर्किट कहते हैं। ठीक, तो यहां से दिखाओगे, देखो एक साइड से कर लो, हम लोग तीनों इसमें बना लेंगे बेटा। देखो इसमें एक लिखेंगे हम लोग सर्किट डायग्राम बेटा। ठीक, एक हमारा क्या होता है, वेव डायग्राम दिखाएंगे, और दूसरा होगा फेज डायग्राम। सर्किट डायग्राम, वेव डायग्राम और फेज डायग्राम तो हम लोग साथ में ही कर लेंगे। किताबों में कभी कभी कहीं अलग भी दिया जाता है, पहले आपको क्या सर्किट दे देंगे, बाद में एक्सप्लेनेशन पे वेव वगैरह देते हैं, तो हम लोग यहाँ साथ में कर ले रहे हैं बेटा। देखो अगर केवल आपका क्या है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो केवल अगर रेजिस्टेंस लगा होगा तो उस केस में इस टाइप की जो सर्किट आपकी होती है उसी की प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हम लोग कह लेंगे। ठीक, और जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका होता है, क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका V होगा रेजिस्टेंस के थ्रू। ठीक है, और करंट की वैल्यू हमारी कितनी है, अगर I इसमें से फ्लो हो रही है, करंट I फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन फिलहाल अगर आप लिखते हैं, करंट मान लो इसमें से आज का ऐसा होता है V इक्वल टू V नॉट कितना, साइन ओमेगा इंटू टी, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा इंटू क्या हो गया, T हो गया। अब कंडीशन क्या बनता है, अपने ओमिक सर्किट पीछे करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हम लोग ओमिक सर्किट ही डिस्कस करते हैं बेटा। वहां पे वोल्टेज आपने कहा था V ओम सला V इक्वल टू I इंटू R, पढ़ा है ना। इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी सर्किट में अगर केवल रेजिस्टेंस लगा, ओमिक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो जैसे जैसे ही हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उस पर, उसकी वैल्यू बढ़ाओगे पोटेंशियल डिफरेंस का, करंट की वैल्यू उसी रेशियो में बढ़ता जाता है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के साथ साथ हमारा करंट का वैल्यू उसी रेशियो में क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जब इक्वेशन हम लोग लिखते हैं बेटा प्योरली ओमिक सर्किट के लिए, तो दोनों सेम फेज में होते हैं, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल टू क्या लिखेंगे, I नॉट साइन ओमेगा टी। ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए हमारा क्या हो गया, वोल्टेज और करंट के लिए इक्वेशन हो गया, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, अब कंडीशन क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम लोग करंट की वैल्यू निकालें, पीक के करंट कितना होगा, तो जो V नॉट अपान क्या होगा, V नॉट और I नॉट यहाँ पीक वैल्यू होता है बेटा। तो अगर आप पीक करंट निकालना चाहोगे तो V नॉट बाई R के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अगर यहाँ पूछा जाए आपको पीक के करंट की वैल्यू क्या होगी, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट जो होगा, ठीक, तो I नॉट की जो वैल्यू आपको मिलेगी ये V नॉट अपान किसके, R के बराबर होगा। यहाँ पे जो वेव डायग्राम जो हम लोग बनाएंगे, वेव डायग्राम आप बनाते हैं बेटा, तो उस कंडीशन में अगर हम लोग इसको वोल्टेज ये V एंड I हम लोग इस एक्सिस पे ले रहे हैं, R और क्या टाइम हम लोग इस एक्सिस पे ले रहे हैं। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर इसे वोल्टेज से दिखा लिया, इसे हम लोग करंट दिखा ले रहे हैं। ये कंडीशन हो गया। ठीक, तो इसे क्या लेंगे V, और इस वाले डाटर से जो बनाया इसे क्या ले लिया आपने, I। ठीक, यहाँ पे जो पीक वैल्यू आपका है, ये जो वैल्यू आपका होता है, इसे हम लोग कह लेंगे बेटा V नॉट। ये वैल्यू किसके बराबर होगा, V नॉट के
और ये वाला जो वैल्यू, जो पीक वैल्यू इसका मिल रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आई नॉट कहेंगे। जो पीक वैल्यू होगा वो वी नॉट एंड आई नॉट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये केस आपका होगा अगर कोई ओमिक सर्किट है जिसमें केवल हमारा रेजिस्टेंस लगा, ओमिक रेजिस्टेंस लगा है, वहां से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वी और आई दोनों साथ साथ बढ़ रहा है, घट रहा है। देखो जैसे जैसे बी की वैल्यू आपने बढ़ाया, आई भी बढ़ा, बी घटा, आई भी घटा, बी जीरो हुआ, आई भी जीरो हुआ, तो दोनों रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में इसका मतलब दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग फेज डिफरेंस कहते हैं बेटा, क्या लिखेंगे, फेज डिफरेंस की बात आप करोगे, ठीक। तो यहाँ पे फाई की जो वैल्यू होती है वो जीरो होता है, यानी प्योरली ओमिक सर्किट में जो फेज डिफरेंस होगा किसके, वी और आई के बीच में। फेज डिफरेंस हमेशा वी और आई के बीच में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, सर्किट में लिखेंगे नहीं बार बार। तो फेज डिफरेंस जो वोल्टेज और करंट के बीच में होगा, वो यहाँ पे फाई की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। फाई की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि दैट मीन जैसे जैसे वोल्टेज हमारा राइज करेगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू राइज होगी। अगर वोल्टेज आपका फॉल कर रहा है तो करंट की वैल्यू उसी रेशियो में क्या करेगा, आपका फॉल करेगा। तो ऐसे सर्किट को हम लोग बेटा प्योरली कौन सा कहेंगे, रेजिस्टिव सर्किट या प्योरली ओमिक सर्किट भी कह लेते हैं, आर सर्किट के नाम से भी बोलते हैं। तो अगर हमारा फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू जीरो है तो पावर फैक्टर क्या होगा बेटा, पावर फैक्टर की वैल्यू मतलब 1, काश जीरो की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो पावर फैक्टर जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो अगर यहाँ पे टर्म हम लोग देते हैं बेटा पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर इसमें लिखोगे, क्योंकि पावर फैक्टर भी आपने पीछे पढ़ा कास फाई से इंडिकेट कर रहे, तो कास फाई इक्वल टू कितना, कास जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो पावर फैक्टर की जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 होता है बेटा, क्योंकि कास की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वह कास थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो उस केस में यहाँ पे पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर हम लोग पावर की बात करेंगे, एवरेज पावर क्या मिलेगा हमें पावर, तो P इक्वल टू, चूंकि फाई की वैल्यू जीरो है, हम लोगों ने पढ़ा था क्या, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कास फाई, और कास फाई की वैल्यू कितनी हो गई, 1, फाई की वैल्यू जीरो है। तो उस कंडीशन में अगर आप पावर फैक्टर की बात, सॉरी पावर की बात करोगे, तो P इक्वल टू होगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस के बराबर हो जाएगा। तो अगर इसी में आप पावर निकालते हैं इसी सर्किट का, तो पावर क्या मिलेगा बेटा, ये दोनों साथ साथ लिखिएगा, पावर एंड पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कास फाई है, अब पावर जो P है ये वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कास फाई का प्रोडक्ट होता है। फाई की वैल्यू चूंकि कास फाई की वैल्यू चूंकि 1 है, तो यही मिल जाएगा वी आर एम एस इंटू कितना, आई आर एम एस। और वी आर एम एस की वैल्यू अगर पीक के टर्म में लेंगे, कल बताया गया था वी नॉट बाई कितना होता है, √2, और इसकी वैल्यू होगी आई नॉट बाई √2। इसका मतलब सिंपली कह सकते हो हाफ वी नॉट इंटू कितना, आई नॉट के बराबर हो गया। तो पावर जो आपका होता है एसी सर्किट में, अगर प्योरली ओमिक सर्किट है, तो हाफ वी नॉट इंटू आई नॉट के बराबर होगा, या वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस के बराबर कह सकते हो। वी आर एम एस इंटू क्या हो जाएगा, आई आर एम एस के बराबर होगा। तो यहां से आप रिप्रेजेंट कर लेते क्या होता है, ठीक। अब टाइम फैक्टर की बात करोगे, क्या करेंगे भैया, पेंट करना है, बाकी हो गया है यार, तो यार यही तो, और इधर सब कर लिए, अब पहले उधर वाला मार, पीछे वाला मार दे, हाई वाला, ठीक। एक्चुअली वो डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन इसका जो पेंट की महक आ रही है ना, वो नाक में चढ़ती है, तेज होता है। तब तक वो मार दे, एरिया बंद कर लो ना, ये वाला उधर वाला तो मारिए, और उसको अंदर से उधर से बंद कर लीजिए, बाकी थोड़ा सा हटा के फिर जो पट्टी रहेगी मार दीजिएगा। आते जाते समय बेटा बच के जाइएगा, नहीं तो हाँ होली पहले खेल लेंगे, है ना। चलो देखो, तो उसको ये बेटा इसको बंद कर दो, अभी वो उधर से पहले यही, हाँ उसे सटा लीजिए, ऐसे बंद कर लीजिए, जो पट्टियां बचेगी बाद में खोल के उसको मार दीजिएगा, ठीक। तो उससे क्या होगा, तो थोड़ा सामने तो बड़ी तेज उसकी नाक में चढ़ता है इसके इसमें। तो यहाँ पे ये हो गया बेटा, पावर फैक्टर की जो वैल्यू हो गई वो 1, और जब पावर निकाला तो हाफ वी नॉट आई नॉट के बराबर होगा, या कह लो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस के बराबर होगा, ठीक। अब एक चीज आपको, हमें यहीं पे फेजर डायग्राम भी बना लेते बेटा। ये क्या रहेगा हमारा, क्या सर्किट डायग्राम, यही नीचे लिख लेते हैं। ये वाला जो है इसे बोलते बेटा, किसी कलर से यूज करें,
सर्किट डायग्राम अभी लिखिएगा नहीं है, ये हो जाएगा वेव डायग्राम, ऐसे कहते हैं फेजर डायग्राम या फेज डायग्राम भी बोला जाता है। फेजर भी बोलते हैं बेटा, फेज भी बोलते हैं, फेज डायग्राम। ठीक, तो ये कंडीशन 3 आपका बना, एक हो गया सर्किट, एक हो गया वेव और एक हो गया बेटा फेज। ठीक, इसमें जब फेज डायग्राम बनाएंगे ना, क्योंकि वोल्टेज और करंट देखो दोनों सेम फेज में चल रहे हैं, और तो इस केस में फेज डिफरेंस जो होगा वो 0 रहेगा। तो इस केस में हम लोग जब दिखाएंगे बेटा, ये आपका क्या फेज डायग्राम बनाओगे तो दोनों इसी लाइन पे क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। और एक चीज याद रखेंगे बेटा, अभी हम लोग डिफरेंट टाइप के जो सर्किट पढ़ेंगे किताबों में, चूंकि मिक्स करके बनाए गए हैं, हम ऑलवेज जो है करंट को एक्स एक्सिस पे लेंगे, टाइप ऑफ सर्किट कुछ भी हो। ठीक, वोल्टेज जिस एक्सिस पे बिलोंग करेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहां पे लिखेंगे। लीजिए कि किताबों कहीं कभी किसी को करंट को एक्स पे ले लिया, किसी में कभी क्या करंट को वाई पे ले लिया, तो उसमें क्या होता है बीच में जब मिक्स सर्किट पढ़ेंगे ना तब से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो हमेशा चाहे जो भी टाइप के सर्किट आप लेंगे उसमें हम लोग करंट को एक्स एक्सिस पे लेंगे, वोल्टेज जिस एक्सिस पे लाई करेगा उसके अकॉर्डिंग हम शिफ्ट कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर इसे कह लिया हमने बेटा वी आर, तो आई भी क्या करेगा, सेम फेज में आपका एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में वी और आई दोनों क्या हो रहे हैं, सेम फेज में आपके लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे फाई की जो वैल्यू है इसीलिए बोला जाता है बेटा क्या है, 0 है। यानी वी एंड आई ओमिक सर्किट में दोनों क्या होंगे, ऑलवेज सेम फेज में होंगे, इसीलिए फेज डिफरेंस की वैल्यू जो हम लोग लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको 0 में स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस मिलेगा, या किसी एक्सिस पे लेंगे दोनों एक ही लाइन पे लाई करेंगे। कहने का मतलब ये है। इसमें आ रही है फैन ऑन कर दे, आँख में लगेगा नहीं, बंद कर लिया, फाटक अब नहीं आना चाहिए यार। बड़ा केमिकल पता नहीं कौन सा यार, इतना पेंट तो नहीं हो तो होता है, कौन सा पेंट लगा रहे हैं कुछ ज्यादा नहीं स्मेल आ रही है, वायरस वाला है। हाँ, ऐसे तो इतना स्मेल तो नहीं होता यार पेंट का। उससे कौन सा ब्रांड लगा रहे भैया, आज लगाओ कल छोटे। चलो देखो, तो यहाँ पे कंडीशन जो आपका होगा, ठीक, तो फेज डिफरेंस 0। एक टर्म आता था टाइम डिफरेंस, इसमें टाइम डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, टाइम डिफरेंस क्या होगा, टाइम डिफरेंस, हाँ टाइम डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, क्या होगा बेटा, क्यों टाइम डिफरेंस 0 क्यों होगा, हाँ टाइम डिफरेंस की वैल्यू 0 क्यों होगी, देखो होता क्या है, क्योंकि दोनों साथ साथ इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो उनके बीच में टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, 0। तो अगर हम लोग बात करते हैं बेटा टाइम डिफरेंस का, तो यहाँ पे जो टाइम डिफरेंस की वैल्यू होती है वो क्या होगा आपका 0 होता है। अगर टाइम डिफरेंस की बात करोगे तो टाइम डिफरेंस की जो वैल्यू होता है बेटा वो हम लोग 0। तो नीचे अब लिखिएगा, रेडी कर लिया है ना। देखिए 2 सर्किट और टाइम डिफरेंस के लिए फार्मूला हम लोग T/2 पाई इंटू फाई, टाइम डिफरेंस जो होता है वही लिख देते, इतनी जगह को काम चला ले रहे हैं। टाइम डिफरेंस ठीक, इसकी वैल्यू जो होगी जब हम लोग प्योरली ओमिक सर्किट की बात करेंगे तो चूंकि फाई की वैल्यू 0 है तो उस कंडीशन में टाइम डिफरेंस की वैल्यू 0 होता है। फार्मूला लिखते हैं टाइम डिफरेंस T/2 पाई इंटू फाई, फाई की वैल्यू 0 तो टाइम डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्या फार्मूला नोट कर लिया, तो ऐसे लिख लीजिएगा CD इक्वल टू कितना T/2 पाई इंटू फाई। अब फाई की वैल्यू 0 है तो इसके लिए सर्किट के टाइम डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा, क्योंकि फाई की वैल्यू 0 फाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट वैल्यू आपका 0 आ जाता है। और अपने लैंग्वेज में ऐसे समझ लो कि जैसे जैसे हमारा क्या वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे टाइम भी बढ़ रहा है, दोनों साथ साथ घट रहे हैं।
इसलिए टाइम डिफरेंस की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक, अब लिख लीजिए सर्किट कंटेनिंग, सर्किट क्या लिखा, दो सर्किट विच कंटेनिंग ओनली ohmic resistance, which containing only ohmic resistance, दो सर्किट which containing only ohmic resistance are called R circuit, R circuit हो गया, called R circuit। अब ऐसा करो बेटा, ऐसी बना लीजिए, अब यहाँ से ऐसे ऐसे पॉइंट करके नोट कर लीजिए, हो जाएगा। बंद कर दे क्या फैन है? बहुत ज्यादा इनका उड़ रहा है, कौन सा फैन लगाया है यार? बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, कौन सा ब्रांड है ये? प्राइमर थोड़ा हमारे को से जीपी थिनर है, वो थिनर की स्मेल आ रही है। ये बहुत तेज होता है, बहुत तेज है। अरे हम लोग कितने वाले हैं यार? हाँ, हवा इधर से पास हो रहा है। वही वही, चलो मारा 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 जल्दी से, पीछे मारना, इसलिए मजबूरी क्या होगा, अब आगे पहले मार लीजिए, जब क्लास ओवर हो जाएगा तो पीछे बढ़िया। हाँ, इसको उतारो तो हो गया। बेहोश नहीं होगा, पहले बता देगा, चक्कर आएगा तो, हाँ है ना? ये होने वाला है जी तुम लोग, हाँ देखो अच्छा लग रहा है ना? अरे तो ले बेटा, पेंट थोड़ा नाक में डाल दे तो खुद, हाँ हाँ। उसका जो थिनर होता है वो तेरा इनका बड़ा कुछ ज्यादा ही, हाँ नहीं, मिट्टी तेल कितने को नहीं आते, हाँ नहीं, वो थिनर की ब्रांड कुछ और होगी, इसीलिए तो कह रहे कुछ ज्यादा ही महंग रहा है। बेटा जरा पीछे जो है खिड़कियां खोल दो, थोड़ा सा पास हो जाया करे यार। और आ रहा ना? नहीं खुलेगा? हाँ अच्छा, वो लक्ष्मण, हाँ
अजीब सी गो हो रही है। हाँ, कहाँ दूसरा कमरा ढूंढोगे यार, अपना घर थोड़ी है। हो गया बेटा ये, चलो देखो अगला लिखिएगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, यार इनको कह दो कहीं और ही कर ले घंटा। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट क्या होता है बेटा इसमें? ऐसे सर्किट जिसमें ओनली इंडक्टेंस हो, इसी को यल सर्किट कह लेते हैं। मैं क्या लिख लो, यल सर्किट, यल सर्किट। देखिए दो सर्किट which contains only, दो सर्किट which contains only inductance, contains only inductance are called purely inductive circuit। देखो यहां जब बनाएंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ठीक। इसे यल से निकालेंगे बेटा। तो इसमें जब हम लोग देखते हैं बेटा ना, तो इंडक्टेंस में कौन लीड करता है? करंट की वोल्टेज के दोनों सेम फेज में। यहाँ पे बेटा वोल्टेज लीड का करंट, करंट से वोल्टेज क्या होता है 90 यानी π/2 लीडिंग होता है, ठीक। तो जब हम लोग यहाँ से बेटा वेव डायग्राम बनाएंगे ना, तो अगर करंट को, चूंकि बोला हमने हमेशा करंट को कहाँ पे लेंगे, एक्स एक्सिस पे लेंगे, तो उस केस में करंट को हम ओरिजिन से लेंगे तो वोल्टेज 90 डिग्री लीड करेगा, यानी कि π/, कितना 2 वो लीडिंग होगा। तो टाइम के टर्म में लिखेंगे तो यहां से जब दिखाओगे तो वोल्टेज हमारा, करंट को हम लोग एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं बेटा। अगर करंट को कहां पे ले रहे हैं आप, एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, यानी ओरिजिन से हम ले रहे हैं, ठीक। ये करंट है तो वोल्टेज जो होगा, जब करंट जो ओरिजिन पे होगा तो उस केस में वोल्टेज हमारा कहां पे होगा, पीक पे। वोल्टेज क्या होगा, पीक पे होगा। तो यहाँ पे एक वोल्टेज आपका उस समय पीक वैल्यू आपकी होगी, मान लो यहां से ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट हमारा लैग कर रहा है। ठीक, देखो ये जब ओरिजिन जीरो है तो ये पीक पे है, ये पीक पे हुआ तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हुआ तो ये नेगेटिव पीक पे हुआ, फिर ये बेटा क्या हुआ, जब जीरो हो रहा तो ये देखो यहाँ पे पीक पे है। तो कंडीशन जो बनता है, एक अगर पीक पे है तो दूसरा वाला कहाँ पे होगा, जीरो पे है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो इस कंडीशन में फेज जो होगा, अब ये जीरो हुआ तो एक पीक पे ये जीरो, ये जीरो तो ये पीक पे, और ये पीक पे तो ये फिर क्या हो गया, जीरो। इस तरह से हमारा यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये वोल्टेज यानी VL को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा I को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसे कह लेते हैं हम लोग वेव डायग्राम। क्या कहेंगे, वेव डायग्राम कह लेंगे। अब यहाँ पे जब फेजर डायग्राम आप बनाओगे, तो फेजर डायग्राम बनाते समय हम लोग हमेशा बोला कि करंट को लेंगे किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो करंट को अगर आप एक्स एक्सिस पे ले रहे हो तो ये आपका करंट होगा, ठीक, I, और जो वोल्टेज होगा ये VL हमारा लीड करेगा। एक तो ऐसे बनता है, VL क्या करेगा, आपका लीड करेगा। तो ये कंडीशन हमारा ये बनेगा, और इनके बीच का जो फेज डिफरेंस आपका होगा बेटा, वो π/2 R कितना 90 डिग्री। इसी का दूसरा भी हम लोग बनाते हैं। ये हम लोग तब बना रहे हैं जब हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं V = V0 sin ωt प्लस π/2 एंड I = I0 इंटू साइन ωt। I = I0 sin ωt हो गया, V = V0 sin ωt प्लस π/2 हो गया। तो ये कंडीशन हमारा यहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, उसके बेस पे आप दिखा देते हो। दूसरा R करके अगर आप लिखते हो क्वेश्चन बेटा,
अगर v को आप कहाँ से x पे ले लेंगे तो v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अगर लिखोगे तो यहाँ पे जो दूसरा बनेगा i इक्वल टू हो जाएगा बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी क्या माइनस पाई। तो दोनों का डिफरेंस हमारा पाई बाई टू होना चाहिए, वोल्टेज पाई बाई टू लीड करना चाहिए करंट से। तो उस केस में इक्वेशन आपको हम लोग जो ड्रा करेंगे, डायग्राम बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, ठीक। आप इसकी तरह अगर इसको x पे ले लेंगे तो ये नेगेटिव y में चला जाएगा। तो ये यानी कि दोनों के बीच का, दोनों ही कंडीशंस में आपका जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई बाई टू के बराबर होगा। दोनों सिचुएशन में जो फेज डिफरेंस की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, पाई बाई टू के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा, इक्वेशन कैसे निकालेंगे। आप कंडीशन जब पीक करंट की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आपने इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ा था, उसे एक्सएल से रिप्रेजेंट किया था। किससे? एक्सएल से। तो जब पीक करंट की बात करेंगे यहाँ पे पीक करंट क्या आएगा बेटा, आई नॉट की वैल्यू जो होगी ये वी नॉट बाई एक्सएल होगा। और एक्सएल इक्वल टू क्या होता था बेटा, ओमेगा इंटू एल। क्या पढ़ते थे, ओमेगा इंटू एल। तो इसी को लिख सकते हैं आप वी नॉट अपान ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा की वैल्यू लिखा था 2 पाई एफ इंटू एल। तो ये पीक करंट की वैल्यू प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं बेटा, ठीक। जब फेज डिफरेंस लिखेंगे तो वोल्टेज लीड्स द करंट बाई पाई बाई टू, या करंट लैग्स द वोल्टेज बाई पाई बाई टू, दोनों टर्म में बोला जाता है, ठीक। वोल्टेज लीड कर रहा है या करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो दोनों टर्म में आपको पूछा जाता है, जैसा भी रहेगा। अगर हम लोग फेज डिफरेंस की बात करेंगे, फेज डिफरेंस तो यहाँ पे होगा वोल्टेज लीड्स द किसको, करंट, कितने से बेटा, बाई फेज पाई बाई टू आर 90 डिग्री। इसी को पाई बाई टू कह लेते हैं और उसे क्या कह लेंगे बेटा, 90 डिग्री। तो पाई बाई टू फेज से वोल्टेज जो होगा वो लीड करेगा करंट से, ठीक। या दूसरा टर्म कह सकते हैं करंट लैग्स द वोल्टेज बाई फेज पाई बाई टू। जैसे कहें एक दूसरे से बड़ा है या दूसरा पहले से छोटा है, इसी टर्म में आप बोल सकते हो। तो ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से आप दिखा देंगे, यानी कि फेज डिफरेंस की वैल्यू पाई बाई टू। अगर फेज डिफरेंस पाई बाई टू है तो पावर फैक्टर कितना होगा, हाँ। अगर फेज डिफरेंस पाई बाई टू है बेटा तो यहाँ भी लिख लेना, सर्किट डायग्राम, वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम लिख लेंगे ना इतना। तो यहाँ पे पावर फैक्टर जब हम लोग लिखेंगे, पावर फैक्टर cos पाई की वैल्यू होगी cos पाई बाई टू, और cos पाई बाई टू की वैल्यू कितना होता है, 0। तो पावर फैक्टर की वैल्यू प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए 0 होता है। यानी करंट आप तो यार बेहोश करवा देंगे ये, बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। और सब हो गया। अब इसको मार के आप अगला वाला मान लीजिए, क्योंकि एकदम घुटन हो रही है, बच्चे ही बेहोश। हाँ, उसको मार लीजिए, फिर आगे वाला मान लीजिए। कमरा बंद है ना, बच्चे एकदम घुटन, चक्कर सा आने लगा यार। तो नहीं पता चल रहा दिन भर कर। तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। पावर अगर हम लोग लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, पावर, तो P इक्वल टू लिखा था वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कास पाई। तो ये हो गया वी आर एम एस इंटू कितना, आई आर एम एस इंटू कास क्या पाई। और कास पाई की वैल्यू कितनी है, 0। तो नेट वैल्यू कितना होगा, पावर 0। यानी कि अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट है उसमें से आप सप्लाई लेते रहिए, कोई भी पावर का लॉस नहीं होगा। इसीलिए ऐसे सर्किट में जो करंट फ्लो होती है उसे आपने पढ़ा होगा वाटलेस करंट, सुना है, वाटलेस करंट। हिंदी में क्या बोलते हैं जी, हिंदी में क्या बोलते हैं, वाटहीन धारा, शायद ऐसे ही बोलते हैं, ठीक। अब जो भी हो यार, समझ गया ना क्या है। तो उसी को वाटलेस क्या कह लेते हैं बेटा, करंट कह लेते हैं। तो दिखा दीजिएगा। अच्छा, टाइम डिफरेंस कितना होगा जी, ये तो पावर हो गया। टाइम डिफरेंस यहाँ बात करें तो
T/4, ठीक। तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस जब लिखोगे, टाइम डिफरेंस TD की जो वैल्यू आएगी बेटा, अभी आपने फार्मूला पढ़ा था, T अपान कितना 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है π/2, पाई कट गया तो बचा कितना T/4। अरे ऐसे डायग्राम से भी देख लो, डायग्राम से देखो, एक साइकिल कंप्लीट होने में टोटल टाइम T लगता है। टोटल टाइम कितना लगता है T। जब ये 0 से पीक होने में T/4 लगेगा ना, तो जब ये 0 से यानी पीक पहुंच रहा है तो ये पीक से 0 पहुंचता है, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंसेस कितने हैं T/4 का है। तो टाइम डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी बेटा T/4। फेज डायग्राम आपने बनाया ही है। अब अगर इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फेज डायग्राम बनाएंगे तो वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे ले लेंगे और करंट को निगेटिव वाई में ले लेंगे। किसमें ले लेंगे, निगेटिव वाई में। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया बेटा, जल्दी करो। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी और क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस को रिलेट करें तो आपने पढ़ा क्या, एक्सएल की वैल्यू 2πfl के बराबर है। यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर एल की वैल्यू कांस्टेंट रखी जाए तो जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे एक्सएल की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक, तो यही लिख लीजिएगा। हो गया बेटा, जल्दी छापो यार, जल्दी करिए। तुम्हारे पड़ोसी इतने दिन से कहाँ गए हुए बेटा, कुछ खबर है? सिस्टर की शादी। अच्छा, सिस्टर की शादी थी, सारी जिम्मेदारी इसी की थी। हाँ सब, हाँ बेटा हो गया। क्या यार, ये गरीब इन सबका है केमिकल। हाँ ये तो मेरे को दो दो नाक में डाल दे आदमी निकाल लेगा। हाँ हाँ नहीं चल रहा है, मैं तो दम घुट रहा है। अरे उड़ नहीं गया भाई। देखो नीचे लिखे यार, हो गया। सिंस एक्सएल इक्वल टू है कितना
ओमेगा इंटू एल यानी 2 पाई एफ एल के बराबर है। ठीक, इफ एल इक्वल टू कांस्टेंट, अगर एल की वैल्यू कांस्टेंट रखो तो एक्सएल की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू कितने हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के होगा। यानी फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे वैसे वैसे एक्सएल की वैल्यू आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो एक बार ग्राफ पूछा गया था बेटा इनके बीच, एक्सएल और एफ के बीच अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करें, एक्सएल और एफ के बीच अगर ग्राफ ड्रा करोगे तो जैसे जैसे हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सएल की वैल्यू भी तो लीनियर आपको मिलता है। क्या मिलेगा, लीनियर मिलेगा। ठीक है, दोनों प्रोपोर्शनलिटी में होगा। जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे वैसे वैसे एक्सएल की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, दिखा दीजिए। हो गया, नेक्स्ट हेडिंग करना बेटा। कैपेसिटिव सर्किट। नेक्स्ट हेडिंग या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कर लो। प्योर ये नोट कर लिया, ठीक है। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। इसी को सी सर्किट कह लेते हैं, सी सर्किट। तो इन सबको जब से माइक मिल गया है मार्केट में, सब्जी वाले और ये फल वाले तो हाँ है ना, आकर के उसी से सर फोड़ दे। अरे ठीक है, बेच रहे हो तो इसका मतलब पूरा लिखो बेटा कैपेसिटिव सर्किट। इसमें क्या लगा होगा, मान ली कैपेसिटर। जब हम लोग कैपेसिटिव सर्किट की बात करेंगे इसी को सी सर्किट भी कह लेते हैं बेटा, प्योरली कैपेसिटिव ठीक। तो उस केस में क्या होगा, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इसे कह लेते हैं बेटा। जब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कहेंगे तो इसमें कौन लीड करता है, वोल्टेज या करंट? यहाँ पे करंट लीड करता है बेटा, वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है। अब एक कंफ्यूजन ये होता है कैसे आप याद रखोगे, हाँ कैसे याद रखोगे जी, सी। ठीक, तो इसमें जो हम लोग दिखाते हैं बेटा, तो V इक्वल टू करंट लीडिंग क्वांटिटी है, तो लिखेंगे V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस कितना पाई बाई 2, और I इक्वल टू हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी। एक जिसके बेस पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। R करके दूसरा लिख सकते हो, अगर V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी आपने ले लिया एक्स एक्सिस पे, तो I की वैल्यू हो जाएगी I नॉट साइन ओमेगा टी, क्या लीडिंग करंट है ना, तो ये प्लस कितना पाई बाई। फिलहाल ग्राफ हम लोग इसके टर्म में बनाएंगे, ठीक है। ग्राफिकली जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो इसके टर्म में करेंगे बेटा। तो यहाँ से जब दिखाएंगे तो V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, R करके V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी ले रहे हैं, तो I वाला फैक्टर हमारा पाई बाई 2 लीड कर जाएगा। ठीक, अब जब आप इसका वेव डायग्राम बनाएंगे लीडिंग क्वांटिटी हमें एक्स एक्सिस पे करंट दिखा रहे बेटा, तो वोल्टेज अब की बारी आई है हमारा। तो वोल्टेज को जब दिखाओगे आप
तो ये लैग कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है आपका, लैग कर रहा है पाई बाई 2। तो वोल्टेज हमारा थोड़ा सा हम लैगिंग से दिखाएंगे। जब ये 0 पे होगा तो ये निगेटिव मैक्सिमम पे होगा, ठीक। तो यहाँ से आपका पास आउट कराइएगा। ठीक, इसे कह लेंगे हम लोग VC। क्या कहेंगे इसे, VC कह लेंगे, ठीक है। तो ये केस आपका होता है। अब ये फिर 0 पाएगा तो ये उस टाइम पे जाके कहाँ पे पहुंचेगा, पीक पे पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा बेटा, पीक पे पहुंचता है। तो ये कंडीशन आपका होता है। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्या होगा, ये हमारा वेव डायग्राम हो गया। फेजर डायग्राम बनाओगे, सॉरी, जो फेजर डायग्राम हम लोग बना रहे हैं, तो करंट लीड कर रहा है ना, लीड क्वांटिटी कौन सा है, करंट है। तो उस केस में आई दिखाओगे तो ये वाला जो होगा इसे BC कह लेंगे, फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का होगा। वोल्टेज करंट से क्या कर रहा है, सॉरी, करंट वोल्टेज से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो गई, पाई बाई 2 हो गया, ठीक। तो इस केस में हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा, क्या होगा, कैसे होगा। अब अगर पीक करंट यहाँ पे आप निकालोगे तो पीक करंट की वैल्यू कितना होगा, अगर हम लोग पीक करंट निकालेंगे, आपने लिखा था आई नॉट की जो वैल्यू होगी ये V नॉट बाई XC के बराबर हो जाएगा। क्या होगा, वहां पे XL था, यहाँ पे XC हो जाएगा। तो V नॉट अपान XC, और XC की वैल्यू कितना होता था, 1 अपान ओमेगा इंटू C, या आपको इसी को 1 अपान 2 पाई FC, 2 पाई F कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये हो जाएगा 2 पाई F इंटू क्या, C इंटू V नॉट के बराबर हो गया। हो जाएगा, ठीक। यानी कि 2 पाई FC इंटू V नॉट, या V नॉट इंटू 2 पाई FC, आगे पीछे कोई भी लिख लीजिए। फेज डिफरेंस आपने फिलहाल डायग्राम में लिखा, देख लिया है, लेकिन आप नोट कर लो। फेज डिफरेंस, यहाँ पे वोल्टेज लैग्स द करंट बाय फेज, या कह लो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज, कितना, पाई बाई 2। तो जो फेज है पाई बाई 2, या उसी को आप 90 डिग्री कह लेंगे। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है पाई बाई 2, और उसी को आप 90 डिग्री कह लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा इनके बीच में फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी। जब आप पावर की बात करेंगे यहाँ पे भी, तो पावर फैक्टर का पाई की वैल्यू पाई बाई 2 है, तो क्या आ जाएगा, 0। पावर फैक्टर एंड पावर दोनों यहाँ 0 होगा। टाइम डिफरेंस भी यहाँ T/4 होगा, जो हम लोग जैसे इंडक्टिव में था। लेकिन टाइम डिफरेंस में वहां पे कौन लीडिंग था, वोल्टेज, यहाँ लीडिंग कौन होगा, करंट। लेकिन जब टाइम डिफरेंस बोलेंगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं, तो पाई/4 ही रहेगा। तो यहाँ पे पावर फैक्टर, ठीक, की जो वैल्यू आपकी होगी वो 0 होगा, cos पाई, यानी लिख ले cos 90 इक्वल टू 0, एंड पावर, जब पावर फैक्टर 0 है तो पावर की वैल्यू भी क्या होगा, VRMS इंटू RMS इंटू cos पाई, तो नेट वैल्यू ये भी 0 होगा। तो पावर भी 0, पावर फैक्टर भी 0। टाइम डिफरेंस जब लिखेंगे, टाइम डिफरेंस TD की जो वैल्यू आपकी होगी यहाँ भी T/, कितना, 4 हो जाएगा बेटा, T/4 के बराबर होगा। तो टाइम डिफरेंस T/4, पावर की वैल्यू 0, पावर फैक्टर PF की वैल्यू हमारा क्या हो गया, वो भी 0 हो गया। तो लिख लीजिएगा, सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टेंस, सॉरी कैपेसिटेंस, कैपेसिटर कर लो, सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर इज कॉल्ड प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। सर्किट containing only capacitor is called purely capacitive circuit, is called purely capacitive circuit। बना लो बेटा, बना के नोट कर लीजिए।
दिक्कत हो जाएगा। अरे कुछ कम हुआ अब, वो तो ये उड़ जाएगा। उठ जाएगा। हाँ, ऐसे गूंजेगा हाथ पर, खुलने पर निकल जाएगा। खोलो। अब उनको बाहर निकल जाएगा विंडो से। अरे केमिकल ऐसा है। बहुत ज्यादा है इसमें, नहीं बाकी भी आता है लेकिन इतना नहीं होता यार हमारा। जीपी थिनर है एक। जो थिनर और मार्केट में आते हैं, इससे भी हार्ड होते हैं। एक थिनर आता है पॉलिश के लिए। नहीं तो उसकी स्मेल इतनी ज्यादा है, ये तो कुछ ज्यादा तो स्मेल है। नॉर्मल सर है। हाँ। तो और ज्यादा दिक्कत जाता है। नहीं यार। बच्चे नहीं टिक पाएंगे। हम लोग करते हैं स्वयं हट जाते हैं। हाँ इसलिए ये सब काम करके ठीक करते हैं। तो यार तो बर्दाश्त नहीं होगा। ये भी कई बार मानना पड़ता है। ये भी कुछ ज्यादा ही है यार। हाँ, तो है। आप लोग भी फंस जाते हैं। अरे वो बहुत दिक्कत हो रहा है। अब निकल जाएगा। हो गया बेटा। आपका लिखा गया साहब, लिखा गया आपका, आपका लिखा गया। हाँ नहीं क्लास में रहा करिए तो लिख लिया करिए। देखें जरा कहाँ लिखे भैया। ये एल सर्किट है, अभी हम सी सर्किट पढ़ा रहे हैं। अच्छा सी सर्किट लिखना शुरू कर दिए हैं। नहीं शुरू नहीं, आप जब से मान लीजिए कोई टॉपिक रहता है और जो आ जाता है एग्जाम में बाबू ना वही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये है ना। इसलिए जब बैठे रहिए दूसरे को अपने तो लिख नहीं रहे हो, दूसरे की बात करके उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हो, तो कम से कम लिख रहा हो दोबारा रिपीट हो जाएगा, दोबारा याद हो जाएगा। उसको रिवाइज करते हैं। हाँ और सर मतलब जैसे आप कुछ लिखने वाले रहते हैं। अरे लिख लिया करिए, काफी बहुत महंगी नहीं है ना। हाँ सब लिख लिया करिए, मोबाइल में रिचार्ज कब कराया करिए, है ना। आपको कई बार बताया ना, पहले बच्चे पैसा क्या करते थे, कलेक्ट करके बुक्स खरीदते थे। अब बच्चे का पैसा कलेक्ट करके क्या करते हैं, मोबाइल खरीदते हैं और कपड़ा खरीदते हैं, है ना। कपड़े और मोबाइल महंगे होने चाहिए, चाहे पढ़ाई के लिए कोई किताब ना रहे, हाँ। और खाने की ना मिले लेकिन रिचार्ज होना चाहिए, वो किसी दिन बंद नहीं होना चाहिए। बंद हो गया तो बीबी उपी हाई हो जाती है। हाँ ठीक, चलो देखो हो गया बेटा। अच्छा इसमें अगर ग्राफ बनाया जाए बेटा तो कैसा बनेगा। यहाँ पे अगर आप ग्राफ एक्सी की वैल्यू अपान क्या है, ओमेगा इंटू सी है, तो यहाँ पे अगर आपको क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्सी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। हाँ क्या करोगे। हाइपरबोला आपने लिखा, सेंस क्या होता है, एक्स इक्वल टू 1 कितना है बेटा, ओमेगा सी, तो 1/2 पाई क्या हो जाएगा, एफ सी हो गया। अब यहाँ पे देखो एफ सी, अगर सी की वैल्यू एफ सी क्या है, कांस्टेंट हो, एफ सी की वैल्यू कैसे ऐसा है कांस्टेंट हो, तो उस केस में एक्स सी की जो वैल्यू होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा बेटा तो एक्स सी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी यानी घटेगी। तो यहाँ से जब आप दिखाएंगे तो अगर इस एक्सेस पे एक्स सी हम लोग दिखा रहे हैं, उस पर फ्रीक्वेंसी है, तो एक जब इंक्रीज कराएगा तो दूसरा वाला क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, दिखा दीजिएगा। इसी वजह से इसको एक नाम दिया जाता है क्या, कैपेसिटर को हाई पास फिल्टर, और जो इंडक्टर होता है उसे कहते हैं लो पास फिल्टर। ठीक है, क्या कहते हैं, कैपेसिटर को कहा जाता है हाई पास फिल्टर, और जो हमारा इंडक्टर होता है उसे कहते हैं लो पास फिल्टर। ठीक है,
ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए आप, अगर हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एसी सर्किट की, तो उस कंडीशन में आपका क्या, एक बार एल को आर के साथ, एक बार आर को सी के साथ, एक बार एल को सी के साथ, दो का पेयर बना दीजिए और एक बार तीनों को कंबाइन कर दीजिए, एल सी एंड आर, ठीक। तो उस केस में हमारा, तो लिख लीजिएगा, ये हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ एसी सर्किट कर लो, कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर एसी सर्किट कर लो, एसी सर्किट या प्योर एसी सर्किट कर लो, क्योंकि इसी को मिला के हम बना रहे हैं। प्योर एसी सर्किट को जब कंबाइन करेंगे तब कंडीशन क्या बनेगा, तो पहला लिखेंगे बेटा, फर्स्ट करिएगा, सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, यानी कि उसी को रेजिस्टिव इंडक्टिव सर्किट भी कहते हैं, ठीक। सर्किट कंटेनिंग बोथ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, या रजिस्टर एंड इंडक्टर कर लो बेटा, चलो। एल आर सर्किट, यस, आर एल सर्किट कर लीजिए, एल आर लिख लीजिए, आर एल लिख लीजिए, एल आर बोल लीजिए, आर एल बोल लीजिए, कोई भी आगे पीछे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आर एल सर्किट, या यहाँ पे लैंग्वेज में आर को पहले लिखा है तो वहाँ भी आर लिख लो यार, आर एल सर्किट, ठीक। यहाँ पे कंडीशन क्या होगा बेटा, एक रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सपोज दैट वी आर है, इसके थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वी एल है। एक वी एल है, दूसरा क्या होगा आपका बी आर होगा, पी आर है, दूसरा क्या होगा आपका बी एल होगा। तो उसके बेस पे हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं क्या कंडीशन बनेगी, ठीक। चलिए तो लिख लीजिएगा, दो सर्किट, दो जैसी सर्किट्स विच कॉन्टेन्स, दो जैसी सर्किट्स विच कॉन्टेन्स बोथ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, बोथ रेजिस्टर एंड इंडक्टर कर लो, बोथ रेजिस्टर एंड इंडक्टर, बोथ रेजिस्टर एंड इंडक्टर आर कॉल्ड रेजिस्टर एंड इंडक्टर आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा, आर एल सर्किट, ठीक। अब जब हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पे हम लोग एक तो सर्किट डायग्राम बनाएंगे, दूसरा फेजर डायग्राम बनाते हैं, फिर यहाँ पे ना तो पूछी जाती है ना तो रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम और फिर फेजर डायग्राम फॉर्म करेंगे, तो कैसे आपका होगा, ठीक। यहाँ से देखो, जो V होगा, अब जरा समझेंगे फेज के बेस पे, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था बेटा कि जब रेजिस्टिव सर्किट होता था, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, तो उसमें हमारा क्या करंट और वोल्टेज सेम फेज में थे, लेकिन इंडक्टिव सर्किट में लिखा था वोल्टेज लीड कर रहा था π/2। तो यहाँ से जब दिखाएंगे तो ये एक्सेस हमने ले लिया क्या, वी आर एंड आई दोनों कैसे हैं, सेम फेज में हैं, लेकिन वी एल क्या कर रहा है, यहाँ से लीड कर रहा है बेटा π/2। ये पूरा बी एल और बी आर के बीच का फेज है π/2, बी एल और बी आर के बीच, आई के बीच का नहीं अभी हम लोग बोल रहे हैं। अब कंडीशन क्या होगा यहाँ, बल्कि इसको लिखो ही नहीं तो कंफ्यूज करेंगे। यहाँ पे जब निकालेंगे बेटा इन बी एल और बी आर का रिजल्टेंट वैल्यू निकालोगे ना, तो समथिंग ये मिलेगा, इसको ऐसे मिला दो,
ठीक, ये V की वैल्यू मिली। अब ये जो कहलाएगा इसे हम लोग यहाँ पे फेज कहेंगे। रिजल्टेंट V और I के बीच का जो फेज होगा ये होगा। अब वोल्टेज की वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, तो आएगा अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। VR स्क्वायर प्लस क्या होगा, VL स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग दिखाते हैं। ठीक, तो कंडीशन क्या बनेगा, अगर रिजल्टेंट यानी अप्लाइड वोल्टेज जो आप लिखोगे, तो अप्लाइड वोल्टेज की जो वैल्यू आपकी होगी V इक्वल टू अंडर रूट BR स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर। ठीक, BR की वैल्यू आपकी होगी अंडर रूट I इंटू R का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू होता है बेटा I इंटू XL, तो I इंटू XL का होल स्क्वायर। देखो I स्क्वायर दोनों में कॉमन होगा। ठीक, तो V इक्वल टू अंडर रूट I स्क्वायर कॉमन कर लो तो बचेगा R स्क्वायर प्लस कितना, XL स्क्वायर। I को बाहर निकालेंगे तो I निकलेगा, और इधर लेफ्ट साइड में लाएंगे तो V अपान क्या हो जाएगा। समझ जाएंगे कि एक लाइन और लिखे, नहीं समझेंगे। चलो इसको B को I को कॉमन कर लो बेटा, तो बचेगा अंडर रूट क्या, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ये L है, और इसको V अपान I लिखोगे। V अपान I को हम लोग कहते हैं बेटा Z, क्या कहा जाता है, Z यानी इम्पीडेंस कहलाएगा, अपान XL का होल स्क्वायर। और इसी को लिख सकते हैं हम लोग क्या, Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL। अब XL की जगह पर ओमेगा L कर ले थोड़ा सा, अब यही चेंज कर ले, इसको कह सकते हैं ओमेगा इंटू L का होल स्क्वायर, और ओमेगा L की वैल्यू होता है बेटा 2 पाई FL, इसे लिख सकते हो बेटा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 2 पाई F इंटू L का क्या, होल स्क्वायर। तो Z की वैल्यू जो हो गई, जो भी डाटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ से निकालेंगे। इसी को आप कहेंगे इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। Z जो कहलाता है वो क्या कहलाता है आपका, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इसी को Z को कहते हैं बेटा इम्पीडेंस ऑफ सर्किट कहलाता है। दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी, करंट लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है। यहाँ पे वोल्टेज से करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, हाँ? वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, हाँ? कितने लोग कह रहे लैग कर रहा है। भाई देखो यार, करंट आपने एक्स एक्सिस पे लिया है ना, वोल्टेज रिजल्टेंट कहाँ मिला, ये है, तो कौन ऊपर है, वोल्टेज करंट। अरे दिख रहा कि नहीं जी, वोल्टेज है ना, तो वोल्टेज जो आगे है वो लीडिंग होगा, जो नीचे होगा वो क्या होगा, लैगिंग होगा। तो नेट वोल्टेज जो होगा, अगर लीडिंग क्वांटिटी की बात किया जाए तो वोल्टेज लीड्स द करंट। ठीक, यहाँ पे वोल्टेज क्या करेगा, वोल्टेज लीड्स द करंट बाई फेज कितना, फाई, बाई फेज फाई। और फाई की वैल्यू अगर निकालेंगे तो tan फाई इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी tan फाई इक्वल टू VL अपान VR आएगा। और अगर निकालना चाहते हैं तो ये लिखेंगे आप tan फाई इक्वल टू होगा VL अपान VR, तो फाई की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स VL अपान VR, और VL की वैल्यू होती है I इंटू XL, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स XL अपान R। अरे I इंटू XL अपान I इंटू R, आई कट जाएगा तो XL बाई क्या हो जाएगा, R के बराबर होगा। फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखोगे तो 2 पाई FL अपान क्या होगा, R के बराबर हो जाएगा। तो जो भी डाटा आपको दिया रहेगा बेटा उससे अकॉर्डिंग हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। tan इनवर्स इसी को XL को लिख सकते हैं 2 पाई FL अपान कितना, R। तो ये रिजल्टेंट फेज जो मिलेगा वो यहाँ से हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं। अगर फेज की बात आपको कही होगी तो इसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर लेंगे। अगर पीक करंट की वैल्यू निकालना होगा तो, अगर पीक करंट की वैल्यू निकालना होगा तो क्या होगा, हाँ, B0 बाई जेड, और जेड की जगह पे वैल्यू आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए। तो अगर पीक करंट लिखना है आपको, पीक करंट सर्किट में मैक्सिमम करंट क्या होगा, तो I0 की वैल्यू होगी बेटा B0 बाई जेड। तो I0 की वैल्यू जो होगी V0 अपान
जेड की वैल्यू आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या एक्सएल स्क्वायर, बाकी एक्सपेंड हमने कर ही लिया है, ये हो गया अंडर रूट बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, या यही हो जाएगा वी नॉट है बेटा वी नॉट अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। तो ओमेगा को 2πfl में रखना चाहेंगे तो उसको वापस लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ से पीक करंट की वैल्यू, लीडिंग क्वांटिटी ऑलरेडी हम लोगों ने कह दिया कि वोल्टेज क्या कर रहा है, करंट से लीड कर रहा है, फेज आपका फाई है, फाई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कहीं डाटा की रिक्वायरमेंट होगा, ठीक। तो ये केस आपका होता है, इसके बेस पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब बताओ आपके बार पावर फैक्टर 0 होगा या नहीं होगा, इस बार पावर फैक्टर की वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी? और लोग इस बार पावर फैक्टर 0 होगा या नहीं होगा? इस कंडीशन में पावर फैक्टर विल बी 0 और नॉट, इस कंडीशन में पावर फैक्टर की वैल्यू 0 होगा या नहीं होगा? और लोग हाँ, क्या फाई की वैल्यू 90 है? फाई 90 है? अगर फाई 90 नहीं है तो पास फाई 0, अगर 90 होता तो 0 कहते, तो इस केस में कैसे 0 हो सकता भाई? अगर फेज की वैल्यू 90 होता तभी तो कास 90 वैल्यू 0 होता। हाँ हाँ, तो 90 आ रहा है क्या? नहीं आएगा ना। तो उस कंडीशन में पावर फैक्टर की वैल्यू आपके यहाँ पे 0 नहीं होगी, और जब हम अगर लिखना चाहते हैं तो cos फाई इक्वल टू आर अपान जेड, जेड की वैल्यू होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और ये नॉट इक्वल टू 0, 0 तभी होगा जब वो आर की वैल्यू 0 हो जाए, और जब आर की वैल्यू 0 होगी प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा, फिर उसे हम एल आर सर्किट या आर एल सर्किट नहीं कहेंगे, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे पावर फैक्टर, पावर फैक्टर आपने लिखा cos फाई इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे r बाई जेड के क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक। cos फाई की वैल्यू होगी, जो cos फाई अगर आप निकालेंगे तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो बेस की वैल्यू होगी r, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी z, और z की वैल्यू होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना एक्सएल स्क्वायर। ये नॉट इक्वल टू 0 साहब, ध्यान रखिएगा, जब भी कॉम्बिनेशन आप सर्किट बनाएंगे ना तो पावर फैक्टर कभी भी 0 नहीं, पावर फैक्टर 0 तभी होता है जब केवल प्योरली इंडक्टिव हो या प्योरली कैपेसिटिव हो, ठीक। अगर उसमें रेजिस्टेंस भी है तो उस कंडीशन में पावर फैक्टर की वैल्यू 0 नहीं होगा, ठीक है। हाँ, टाइम डिफरेंस क्या, यहाँ टाइम डिफरेंस अब एग्जैक्टली नहीं मिलता बेटा, वो डिपेंड करेगा किसकी वैल्यू कितनी है, इसलिए टाइम डिफरेंस जो होता है प्योरली में ही पुटअप होता है, यहाँ पे फिक्स नहीं ना। अब आपको क्या किसकी वैल्यू, अगर आप VL ज्यादा होगा VC कम होगा तो एंगल हमारी बढ़ जाएगी, VR ज्यादा होगा VL कम होगा तो क्या होगा, वैल्यू घट जाएगी। तो कौन लीड करेगा कि लैग करेगा वो तो है, बट कंडीशन क्या होगा कि कितना टाइम लगेगा डिफरेंस, ये हम जब तक डाटा नहीं होगा तब नहीं निकलता है, तो इसलिए यहाँ पे टाइम डिफरेंस डिस्कस नहीं होता बेटा। हो गया, पावर फैक्टर आपका हो गया। पावर की वैल्यू क्या आएगी बेटा, अरे VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई वैल्यू यहाँ से आप पुट कर लेंगे। अगर पावर निकालना होगा तो पावर इन द सर्किट कितना, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई के बराबर हो जाएगा, ठीक। लिखना चाहे तो यही लिख लीजिए, पावर इसमें होगा P इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। पावर की वैल्यू होगी VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई के क्या होता है, बराबर होता है। आपने लीडिंग और लैगिंग पहले ही लिख ही लिया है,
नोट कर लीजिए। हो गया? इसके बाद क्वेश्चन कर लीजिए, तब फिर आगे बात किया जाए। बोले बेटा, देखिएगा, द इम्पीडेंस ऑफ ए सर्टेन एसी सर्किट, द इम्पीडेंस ऑफ ए सर्टेन एसी सर्किट, अरे लिख लो भैया, कहाँ खो जाते हैं? हैं? इस 50 ओम, अब गया कहानी, पड़ोसी से बाद में लिखना, 3 बार रिपीट कर चुके हैं, कहानी करने लगते हो। हाँ? आगे लिखिएगा 50 ओम लिखिएगा। इफ द नेट रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज, if the net resistance in the circuit is 25 ohm, net resistance in the circuit is 25 ohm, then the power factor of the circuit will be, then the power factor of the circuit will be, हाँ जी, पावर फैक्टर पूछे हैं ना, पावर। हाँ बेटा, और लोग कितने लोग आ गया? भाई अभी आपने लिखा पावर फैक्टर क्या, cos फाई की वैल्यू r बाई जेड के क्या होता है, बराबर होता है। तो पावर फैक्टर आप लिखेंगे cos फाई इक्वल टू r बाई जेड। r की वैल्यू दिया है 25 ओम और इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट 50 यार। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या आएगा, है ना? तो वैल्यू कितनी हो गई, cos पाई के जो वैल्यू आ गया बेटा वो 1/2 या 0.5 जो भी ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है, लग जाएगा। और कई बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक। आगे लिखिएगा, हाँ लिख लीजिएगा, क्वेश्चन कर लीजिए। कोई पीवाई को लाया है बेटा, है? ये तो बोल देते हैं ऐसे, अब कल करवा देंगे उससे। लिखिएगा, क्वेश्चन लिखो, द रेजिस्टेंस, ए रजिस्टर कर लो, ऐसे करो, ए रजिस्टर 30 ओम इंडक्टर, लिखिएगा इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 10 ओम, इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 10 ओम are connected in
are connected in series to an AC voltage okay, equal to 300 root 2 sin omega t equal to अरे E लिख लो, V लिख लो, कुछ भी लिख लो, 300 root 2 sin omega t. Then peak value of current in the circuit is तो एक चीज थोड़ा सा कर लीजिए, कितना ओम दिखाता है बेटा रेजिस्टर 30 और इंडक्टर ऑफ क्या रिएक्टेंस 10 लिखा है, उसको 40 कर लो, 10 वाले को 40 कर लो, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। आपको पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालना है, पीक वैल्यू ऑफ क्या, करंट की वैल्यू निकालनी, सर्किट में कितना होगा पीक वैल्यू। पक्का और लो लगाइए। हाँ वोल्टेज कितना बोला गया था, 300 चलो 12/2 अरे भाई आई नॉट की वैल्यू वी नॉट बाई जेड होगा बेटा, और आपने क्वेश्चन लिखा था V = 300 रूट 2 साइन ओमेगा टी, यही लिखा था ना। तो ये कंडीशन यानी यही तो पीक वैल्यू आपका करंट का, V का वोल्टेज का होगा, V = V नॉट, V नॉट की जब कितना है कंपेयर कर लो 300 रूट 2, और हमें निकाला V बाई जेड, तो V की वैल्यू आपके V नॉट की हो गया 300 रूट 2, जेड की वैल्यू होगी √r² प्लस कितना XL स्क्वायर, ये हो गया 300 रूट 2, R की वैल्यू कितनी है 30 और XL की वैल्यू 40, तो ये करेंगे 300 रूट 2 अपान ये आएगा 900 प्लस 1600, टोटल आएगा 2500 को रूट करेंगे तो आ जाएगा 50, ये हो गया 300 रूट 2 अपान 50 से डिवाइड करोगे तो 6√2 एम्पियर। तो पीक करंट की जो वैल्यू आपकी आ गई बेटा, उस सर्किट के लिए वैल्यू होगी कितना 6√2 एम्पियर के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। कर लेंगे तो क्या है, तो ये कंडीशन आपकी होती है, इसके बेस पर आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाए कितना होगा। और करा देगा, टाइम है ना, अरे तो बहुत है यार, 3 मिनट दुनिया पलट जाएगी। चलो लिखो, देखिए द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF E, लेकिन रुक जाएगा, लिखिए, अच्छा लिखो द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF E in the given circuit is E की वैल्यू हमें क्या करनी है बेटा, निकालनी है। देखो
ई की वैल्यू निकालना है, फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज दिया गया है बेटा। यहाँ पे जो वी आर है, यार है, ये एल है, इसके थ्रू जो है 80 वोल्ट दिया गया है, इसके थ्रू जो है 60 वोल्ट दिया गया है। ठीक, ओमिक रेजिस्टेंस 80 वोल्ट उसके क्रॉस है, इंडक्टिव के थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप हो 60 वोल्ट है। ई की वैल्यू आपको निकालनी है और फ्रीक्वेंसी दिया गया 50 हर्ट्ज है, यानी सप्लाई का जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज के बराबर है। ठीक, आपको फाइंड आउट करना था कितना क्या होगा, अल्टरनेटिव ईएमएफ वहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। सौ वाले हाथ उठाओ। अटेंडेंस वाला दे दो बेटा, सबका अटेंडेंस हो गया बाबू, आपका बच्चा है जी। अच्छा देखो, हम लोग ने क्या लिखा था, ई की जो वैल्यू होता था टोटल, दोनों क्या एक दूसरे के बीच का फेज डिफरेंस 90 होगा, बी एल और बी आर के बीच का। ये बी आर है, ये क्या है, बी एल है, इनके बीच कितना है, π/2। तो रिजल्टेंट ई की वैल्यू होगी √, या बी के टर्म में लिख लो, हम लोग बी के टर्म में पढ़ा, बी के टर्म में लिख लो, ई बी जो भी लिखा रहेगा बेटा, बी की वैल्यू √VR² प्लस कितना, BL²। बी आर की वैल्यू है 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, 6400 प्लस 3600 आएगा 10,000। 10,000 का रूट लेंगे तो 100 वोल्ट। तो अप्लाइड जो वोल्टेज है बेटा या ईएमएफ है वो 100 वोल्ट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके बेस पे आप यहाँ रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, हो जाएगा। तो क्वेश्चंस वगैरह और कर डालिएगा। अभी इसमें बचा है आपको CR सर्किट, LC सर्किट और LCR सर्किट, फिर बाकी आपका जो है वहाँ पे डिफरेंट उसके जो फैक्टर्स